नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इसी को बच्चों आपको समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक समान विद्युत क्षेत्र बनाइए। तो देखिए, मान लिया जाए एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, दिशा और क्षेत्र का परिमाण समान रहे। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का मान है। विद्युत क्षेत्र, तो ये बच्चों विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इस क्षेत्र में आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, कहीं भी खड़े हो जाइए, दिशा इसी सेम रहेगी और हर जगह का विद्युत क्षेत्र का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। यानी यहाँ पर जो मान विद्युत क्षेत्र का होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा और दिशा भी हमेशा सेम रहेगी। तो ऐसे क्षेत्र को बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, इसी में हमें एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित रहते हैं। देखिए, दो बराबर आवेश रहते हैं। देखिए, दो बराबर आवेश हैं और दोनों विपरीत चिन्ह के रहते हैं और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित रहते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो इसी विद्युत द्विध्रुव को हम यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और इस प्रकार रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए। तो देखिए, हम इस तरह रख दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ऐसे रख दिया गया, ऐसे। चलिए, ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। यहाँ माइनस क्यू आवेश मान लीजिए है और यहाँ प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। इनके बीच की दूरी 2l दिखा दें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2l। ये मान लीजिए माइनस क्यू बिंदु ए पे रखा है और प्लस क्यू बिंदु बी पे रखा। और देखिए, मान लिया जाए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू आवेश है और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और जिनके बीच की अल्पतम दूरी ए बी बराबर कितनी है, 2l है। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव हुआ। जो विद्युत क्षेत्र में, देखिए, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया। कितने कोण पर रखा गया है,
थीटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो बच्चों इसके बारे में लिखना भी होगा आपको, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसके बारे में। तो लिख दे रहे हैं, पहले द्विध्रुव के बारे में लिख दे रहे हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके A सिरे पर -q आवेश -q व B सिरे पर, ऐसे लिख दीजिए, -q आवेश व B सिरे पर +q आवेश है। A सिरे पर -q आवेश व B सिरे पर +q आवेश है। माना इन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2l है। माना इन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी AB बराबर 2l है। माना इन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी AB बराबर 2l है। अब लिखा जाए कि माना द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव को, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब इस विद्युत द्विध्रुव को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो ये विद्युत क्षेत्र जो है ये +q आवेश और -q आवेश के ऊपर बल लगाएगा। जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र आवेशों के ऊपर क्या लगाएगा? बल। चाहे -q आवेश हो चाहे +q आवेश हो, विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाएगा। तो देखिए कितना बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है, एक सूत्र आप देखे होंगे पीछे, E बराबर F/Q होता है। यहाँ से बल निकालें तो F बराबर Q × E होगा, यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल यही होता है, F बराबर Q × E। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र जो है इस आवेश के ऊपर QE के बराबर बल लगाएगा और इस आवेश के ऊपर भी QE के बराबर बल लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा? विद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के ऊपर QE के बराबर बल लगाएगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। विद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश पे लगाए गए बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र द्वारा इस आवेश पे लगाए गए बल की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। देखिए आपको पीछे बताया गया था कि जैसे विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में +q आवेश है
और एक माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस क्यू आवेश के ऊपर अपने ही दिशा में बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के ऊपर यानी धनात्मक आवेश के ऊपर अपने ही दिशा में बल लगाता है, और यही विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश के ऊपर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनात्मक आवेश के ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगाता है। इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उसी दिशा में क्या करेगा, बल लगाएगा। अगर धनात्मक आवेश है तो, ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में इस तरफ बल लगाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है वो इस आवेश के ऊपर किधर बल लगाएगा, अपनी ही दिशा में लगाएगा। मतलब इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, इस साइड में, इस दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र वही की दिशा में, और यही विद्युत क्षेत्र इस आवेश के ऊपर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में यानी इस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में। तो देखिए माइनस प्लस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, और माइनस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इस तरफ बल लग रहा है। और लगा कौन रहा है, विद्युत क्षेत्र। कितना लगाएगा, क्यू ई के बराबर। यहाँ बल कितना लगाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर, और यहाँ भी बल कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो देखिए दोनों आवेशों पर बराबर बल लग रहा है, लेकिन दिशा में क्या है, दोनों बल विपरीत है। तो इनके बारे में हम यहाँ लिखेंगे हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, इसलिए प्लस क्यू पर यानी प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल एफ बराबर होगा क्यू इंटू ई। यहाँ प्लस क्यू लिख दे रहे हैं, इससे पता चले कि प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल है क्यू ई। तो प्लस क्यू, और इसकी दिशा, इस बल की दिशा किधर होगी, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसी प्रकार देखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो माइनस क्यू आवेश के ऊपर भी बल लगाएगा। कितना लगाएगा, क्यू ई, लेकिन दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल एफ बराबर कितना होगा, क्यू इंटू ई होगा। यहाँ माइनस क्यू लिख दे रहे हैं जिससे पता चले माइनस क्यू आवेश पे लगने वाला बल है। और इसकी दिशा किधर होगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है उसके विपरीत दिशा में। देखिए इधर है इसी दिशा, यहाँ लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। तो देखिए बच्चों, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रख दिया गया था, तो विद्युत क्षेत्र जो है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पे बल लगा रहा है। एक बल की दिशा इधर है, एक बल की दिशा इस साइड में है। बल दोनों बराबर है क्यू ई, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो देखिए बच्चों, जब दो बल लगें और दोनों बल बराबर हो और विपरीत दिशा हो, दो बल लगें और दोनों बल बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो,
तो नेट फोर्स जो है शून्य हो जाता है, नेट बल कैसा हो जाता है, शून्य। यहाँ भी देखिए दो बल लग रहे हैं, F प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर। बल समान लग रहा है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, दिशा में क्या है, विपरीत है। इसलिए नेट फोर्स कैसा होगा, नेट बल कैसा होगा, शून्य होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि F प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल, वह F माइनस क्यू यानी माइनस क्यू आवेश पे लगने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। इसलिए नेट फोर्स यानी कि कुल बल जीरो के बराबर होगा। क्योंकि देखिए परिमाण में समान तो QE और QE दोनों बल है, लेकिन एक की दिशा उधर है एक की दिशा इधर है, तो दो बल विपरीत दिशा में लगे, दोनों को घटाना चाहिए। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो। तो नेट बल जीरो हो जाएगा, तो नेट बल जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इतना लिख लीजिए, तो नीचे इसे चलिए इसे ऊपर का मीट दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल तो जीरो माना जाएगा, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं को देखिए, इन बलों की क्रिया रेखाओं को देखिए। इस बल की क्रिया रेखा कैसे दिखाएंगे, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में आगे की ओर और पीछे की ओर ऐसे लाइन खींच दीजिए, इस बल की क्रिया रेखा हो जाएगी। और इस बल की क्रिया रेखा दिखाने के लिए इस बल की दिशा देखिए इधर है, इसे इस तरफ पीछे साइड में और आगे साइड में ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये बल की क्या मानी जाएगी, क्रिया रेखा। तो देखिए इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। इस बल की क्रिया रेखा, ये जो बल लग रहा है, इस बल की क्रिया रेखा देखिए ये है, यहाँ पे ऐसे है। इस बल की क्रिया रेखा देखिए यहाँ पे है। तो क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। देखिए जो प्लस क्यू आवेश पे बल लग रहा है उसकी क्रिया रेखा ये है, माइनस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा है उसकी क्रिया रेखा ये है। तो क्रिया रेखाएं अलग अलग नहीं है दोनों। देखिए क्रिया रेखा, एक की क्रिया रेखा यहाँ है, एक की क्रिया रेखा इतनी नीचे यहाँ पे है। तो क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए जो टोटल बल आघूर्ण होगा वो शून्य नहीं होगा, टोटल बल आघूर्ण जो होगा वो शून्य नहीं होगा। अब ये बल आघूर्ण क्या है, देखिए क्योंकि इस पे एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, जैसे ये ऐसे रखा हुआ है द्विध्रुव, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, तो द्विध्रुव ऐसे घूमेगा, यानी ये दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाएंगे। और ये बलों के अंदर ये जो घुमाने की प्रवृत्ति आ गई है उसी को कहते हैं बल आघूर्ण।
फिर से समझिए, देखिए विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, इस साइड में इस दिशा में बल लग रहा है ऐसे, इस साइड में इधर बल लग रहा है, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, तो ये दोनों बल मिलकर इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी बल द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी घुमाने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और ये जो बल आघूर्ण होगा वो शून्य नहीं होगा। क्यों शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इस बल की क्रिया रेखा देखिए यहाँ पे है, इस बल की क्रिया रेखा देखिए यहाँ पे है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच में गैप है, काफी गैप है। तो चूंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अभिन्न भिन्न है, इसलिए द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो है वो शून्य नहीं होगा। तो यहाँ इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, परंतु इसी के नीचे लिखेंगे, परंतु एफ प्लस क्यू व एफ माइनस क्यू की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, की क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। देखिए एक क्रिया रेखा ये है, इसे क्रिया रेखा समझिए इस लाइन में, और एक क्रिया रेखा यहाँ पे है। तो क्रिया रेखाएं दोनों बलों की क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए नेट बल आघूर्ण, इसलिए नेट बल आघूर्ण शून्य, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, टाउ शून्य नहीं होगा। इसलिए नेट बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, यानी बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तब बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा तो कितना होगा, अब इसे निकाल के देखा जाए। तो चलिए अब निकालते हैं बल आघूर्ण। तो बच्चों कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणित बल गुणित होता है इसका सूत्र दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणित दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण निकाला जाए, इसे मिल दे रहे हैं, शून्य नहीं होगा। इस स्थिति में बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा दोनों बलों में से कोई एक बल लिखिए और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी लिखिए और दोनों का गुणा कर दीजिए। तो दोनों बलों में से कोई एक बल चाहे एफ प्लस क्यू वाला और चाहे एफ माइनस क्यू वाला, एक बल गुणित दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए बच्चों, एक क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा ये है, एक क्रिया रेखा इसे समझिए क्रिया रेखा, और इस बल की क्रिया रेखा ये है, ये इसे भी क्रिया रेखा समझिए क्रिया रेखा। तो ये दोनों क्रिया रेखाएं हैं, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब ऐसे वाली दूरी सीधा। तो क्या कीजिए, यहाँ से एक
बिंदु बी जहाँ है वहाँ से एक लंबवत लाइन खींच दीजिए, यहाँ से ऐसे एक लंबवत लाइन खींच दीजिए ऐसे। ये मान लीजिए यहाँ सी पे आके मिला ऐसे, तो लंबवत दूरी यहाँ क्या मानी जाएगी, बी से सी, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कौन हुई, बी सी। यहाँ लिखा जाए टाउ बराबर दोनों बलों में से कोई एक बल लिखिए, चलिए एफ प्लस क्यू या एफ माइनस क्यू भी लिख सकते थे, और गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, बी सी। तो टाउ बराबर इसका मान रख लीजिए क्यू ई इंटू बी सी। अब बच्चों ये जो लंबवत दूरी बी सी है इसे हम लोग ज्ञात करेंगे चित्र की सहायता से। तो देखिए चित्र में ध्यान से देखिए, चित्र में देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली लाइन है, तो इनके बीच का कोण देखिए क्या था, थीटा। तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी कोण कितना होगा, थीटा। देखिए हम इसे बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए बी है और यहाँ सी है, और यहाँ ए, और ये दूरी कितनी है 2l, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 2l। बच्चों ये जो कोण यहाँ दिखाया गया थीटा, यही कोण थीटा यहाँ भी हो, यहाँ इस लाइन और इस लाइन के बीच का, यहाँ थीटा होगा, और थीटा के सामने वाली लाइन लंब मानी जाती है, और यहाँ चूंकि ये लंबवत लाइन खींचे हुए हैं, यहाँ 90 अंश का कोण होगा। अगर यहाँ 90 अंश का कोण है, इसके ठीक सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, कर्ण। देखिए हम इसी त्रिभुज को जिसका नाम ए बी सी है उसे हम बाहर निकाल लिया है, बाहर निकाल लिए हैं। अब इसमें देखिए कोण, देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच का कोण क्या था, थीटा। तो यही लाइन देखिए यहाँ भी वही लाइन तो आगे यहाँ आई है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा वाली लाइन देखिए सब है, ये सब विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जो कोण यहाँ है वही कोण इस कोने पे बन जाएगा, यानी यहाँ। और जब कोण थीटा यहाँ है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन का नाम लंब होगा। 90 अंश यहाँ कोण बनेगा क्योंकि ये लंबवत लाइन है, तो 90 के सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण। तो हम लोग क्या करें कि हमें तो BC चाहिए, तो कोई ऐसा सूत्र लिखें जिसमें BC जरूर आए, अर्थात लंब जरूर आए। और चूंकि इस लाइन का मान पता है, इस लाइन की लंबाई पता है, तो ऐसा कोई सूत्र लिखें जिसमें कर्ण भी आए। तो लंब कर्ण वाले सूत्र में से कोई ऐसा सूत्र लिखिए जिसमें ये BC लाइन अर्थात लंब आ जाए और कर्ण लाइन अर्थात AB भी आ जाए, तो लंब कर्ण आना चाहिए। तो देखिए एक सूत्र पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ कौन है, BC, कर्ण कौन है, AB, यहाँ AB लिखिए। फिर साइन थीटा बराबर BC बटे A से B की लंबाई देखिए कितनी है, 2l, यहाँ 2l लिखिए। अब BC की लंबाई निकालिए, तो BC की लंबाई निकालेंगे तो 2l का गुणा इसमें होगा, तो 2l साइन थीटा। तो देखिए बच्चों B से C तक की दूरी हमें पता हो गया है। यहाँ हम BC की जगह क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्यू ई इंटू BC का मान रख दीजिए 2l साइन थीटा। अब बच्चों इसे हम इस तरह लिख दे रहे हैं, देखिए Q इंटू 2l, देखिए Q इंटू 2l को अलग लिख दिए हैं, E साइन थीटा को अलग लिख दें, E साइन थीटा इंटू E साइन थीटा। चलिए अब एक सूत्र आप लोग ये भी पढ़े थे, P बराबर होता है Q इंटू 2l,
P बराबर होता है Q इंटू 2L, जहाँ P क्या है, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसका सूत्र P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो देखिए बच्चों, यहाँ Q इंटू 2L को इसीलिए हम इकट्ठा किए थे। तो देखिए Q इंटू 2L के जगह क्या लिख सकते हैं, P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ लिख दीजिए, इसलिए ताऊ बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L के यहाँ लिखेंगे P इंटू ई साइन थीटा, P इंटू ई साइन थीटा, इसके जगह पे P लिख दिया गया, तो ताऊ बराबर हो जाएगा P ई साइन थीटा। तो बच्चों यही बलाघूर्ण का सूत्र है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रखा जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, P साइन थीटा के बराबर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। देखिए बच्चों, इसका सदिश रूप होता है, इसे सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, सदिश रूप में, इसे सदिश रूप में लिखना है जो बलाघूर्ण का सूत्र आया है। तो देखिए आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे कक्षा 11 में, उसमें ए बी साइन थीटा को लिखते थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए बी साइन थीटा है तो उसे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे मान लीजिए पी क्यू साइन थीटा है, इसे लिखेंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। इसी तरह से अगर पी ई साइन थीटा है, तब पी ई साइन थीटा है, इसे क्या लिखेंगे, देखिए ए बी साइन थीटा था तो ए बी के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा के क्रॉस लगाया गया, इसे गुणा नहीं क्रॉस करते हैं। ऐसे पी क्यू साइन थीटा था तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, पी और क्यू को यहाँ लिखा गया। ऐसे पी ई साइन थीटा है तो इसे लिखेंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख देंगे। तो सदिश रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर टाउ बराबर पी ई, यानी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इस तरह ये सदिश रूप हुआ है बच्चों। इसका सदिश रूप वो है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए अब विशेष स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां। देखिए हम जानते हैं, हम लोग अभी अभी सूत्र एक तो बलाघूर्ण का निकाले हैं, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। देखिए ये टाउ का मान अधिकतम कब मिल सकता है, यानी बलाघूर्ण का मान अधिकतम कब आ सकता है, तो अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। देखिए अगर साइन थीटा की जगह हम इस साइन थीटा की जगह कितना लिख दें, 1 लिख दें, तो पी ई का गुणा 1 में होगा, तो टाउ बराबर पी ई आएगा, जो कि अधिकतम बलाघूर्ण होगा। तो यहाँ लिखें अधिकतम बलाघूर्ण के लिए
अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब साइन थीटा बराबर 1 होने का मतलब क्या है कि अर्थात थीटा बराबर कितना होना चाहिए? अर्थात यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 है। साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90। तो दोनों तरफ का साइन छोड़िए तो थीटा बराबर कितना आएगा? 90। अर्थात थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। थीटा बराबर 90 अंश होना चाहिए। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए, अर्थात थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90। तो इसमें क्या कीजिए कि थीटा की जगह 90 रख दें तो हमें अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होगा। इसलिए टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम बराबर, अधिकतम बल आघूर्ण बराबर PE साइन थीटा की जगह 90 अंश, तो टाउ मैक्सिमम बराबर PE और साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है, 1 लिखिए। तो टाउ मैक्सिमम बराबर PE। तो ये देखिए अधिकतम बल आघूर्ण हमें प्राप्त हुआ। ये कैसा बल आघूर्ण है? अधिकतम बल आघूर्ण है। तो अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अर्थात थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90। तो जिस समय थीटा का मान 90 रहेगा उस समय हमें अधिकतम बल आघूर्ण PE के बराबर प्राप्त होगा। और न्यूनतम बल आघूर्ण कब प्राप्त होगा? देखिए ये पहली स्थिति है, मान लीजिए। दूसरा, न्यूनतम बल आघूर्ण, न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए साइन थीटा का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए साइन थीटा की जगह 0 लिखेंगे तभी PE का गुणा 0 में होगा और टाउ कितना आएगा? 0। तो साइन थीटा का मान 0 होना चाहिए, अर्थात थीटा का मान कितना होना चाहिए? अर्थात थीटा बराबर निकालिए। तो क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर 0 है। और देखिए साइन थीटा बराबर, साइन कई अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान, तो थीटा बराबर यहाँ कितना है? 0 अंश हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए साइन थीटा का मान 0 होना चाहिए, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश होना चाहिए, 0 अंश होना चाहिए। तो इसलिए टाउ मिनिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम बल आघूर्ण बराबर PE और साइन 90, 90 नहीं, थीटा यहाँ क्या लिखना है इस बार? 0, 0 अंश। तो टाउ मिनिमम बराबर PE गुणित साइन 0 का मान 0। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, तो टाउ मिनिमम बराबर PE का गुणा 0 में कीजिए 0, तो न्यूनतम वाला गुण कितना मिलेगा हमें? 0। इसके बाद ये लिखिएगा। तो देखिए ये न्यूनतम बल आघूर्ण है और ये क्या है? अधिकतम बल आघूर्ण। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आज की वीडियो यहीं तक रहने दें। हाँ बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ ये जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र जो है इसे अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है।
जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। जैसे इसे थोड़ा देखिए, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसमें जब कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाएगा, मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, कोण यहाँ थीटा है, ये विद्युत क्षेत्र इस विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में यानी इस दिशा में ऐसे घुमाने का प्रयत्न करता है। जैसे विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में यानी संरेखित करना चाहता है, अपनी दिशा में संरेखित करना चाहता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करना चाहता है, यानी चाहता है विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव घूमकर ये ऐसे हो जाए, यानी प्लस क्यू इधर हो जाए, माइनस क्यू इधर हो जाए, ये विद्युत क्षेत्र चाहता है। और इसीलिए विद्युत क्षेत्र देखिए ऐसे तिरछा जब विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र इसके इस आवेश और इस आवेश पर बल लगाता है और उस बल के द्वारा ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे घूमने का प्रयत्न करता है। तो जब ऐसे घूमेगा तो विद्युत द्विध्रुव अंत में आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक रहने दें, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।